हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपकी मैम इतिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉग्निटू में। तो बेटा, कल हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स खत्म किए थे भाग एक के, जिसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उस भाग में हम लोगों ने एक से चार तक के आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। क्या कर लिए थे? एक से चार तक के आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। अच्छा, तुम लोग क्या कुछ कमेंट्स वमेंट्स नहीं करते हो, सिर्फ देखते हो बस चले जाते हो? कुछ क्वेश्चन भी पूछते हो उसका भी रिप्लाई देते नहीं हो। मैम ना पढ़ाए क्या तुम लोगों को? मैम ना पढ़ाए? मैम पढ़ाने के लिए तो यहाँ पे खड़ी हैं। तो मैम को मतलब हाय हेलो भी नहीं बोलना है, बस हो गया मैम आ रही है पढ़ा रही है चली जा रही है। तो प्लीज थोड़ा सा ना टू वे कम्युनिकेशन रखोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। मैं समझ पाऊंगी क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बातें जरूर लिखा करो कि मैम ये समझ नहीं आया। अगर आया है तो सो फॉर सो गुड, नहीं आया है, कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे कंसल्ट करो। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन जरूरी होता है। मैं प्रॉपर आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और देखती भी हूँ। अगर किसी ने कमेंट किया है तो मैं जरूर उसका रिप्लाई देती हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक को बिगिन करते हैं। और हमने कल पढ़ा था एक से तीन आर्टिकल। क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? कल एक से तीन आर्टिकल अपने खत्म कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोगों मैंने कल आप लोगों से बोला था कि अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करती हूँ तो आर्टिकल 4 आपको कंफ्यूज कर देगा और आपके आर्टिकल 2, 3 और पहला आर्टिकल जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको पढ़ाया था, वो सब मर्ज हो जाएगा और आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो चलो, अब हम लोग आज आर्टिकल 4 की बात करते हैं। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या हम लोग अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं? अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली क्लासेस में मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ाई थी और अब तक का केवल, अगर कल के आर्टिकल्स को छोड़ा जाए तो केवल एक ही आर्टिकल था जो मैंने आपको याद कराया था। याद करो वो कौन सा आर्टिकल था और कमेंट सेक्शन में आंसर दे के मुझे जरूर बताना कि वो आर्टिकल कौन सा था। तो कौन सा आर्टिकल था बेटा जिसके द्वारा हम लोग अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल था 368। वो आर्टिकल कौन सा था? 368। ठीक है, तो अब चलो आगे बात करते हैं। इस आर्टिकल 4 को समझने से पहले हम अपनी कुछ बातों को जानते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि हमारे स्टेट्स को विलय करना, जो फॉरेन टेरिटरीज हैं उनको लाकर हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में मिला देना, मतलब हमारे नेशन में, मतलब हमारे भारत में मिला देना। मैंने क्या बताया था कल आपको? आर्टिकल 2 के माध्यम से कोई फॉरेन टेरिटरीज को ला करके मिला देना। वो क्या है? आर्टिकल 2 से हम लोगों को ये पता चलता है, लेकिन उसकी पावर किसके पास थी? उसकी पावर थी पार्लियामेंट के पास में। किसके पास थी? तो उसकी पावर थी बच्चा पार्लियामेंट के साथ। ठीक है, पावर्स किसके पास थी? दो तरीके की पावर्स थी आर्टिकल 2 के माध्यम से। कौन सी थी? पहला, फॉरेन टेरिटरीज में से अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसे अपने देश में शामिल कर लेंगे। क्या करेंगे? उसे अपने देश में शामिल कर लेंगे। दूसरा था राज्य का गठन। दूसरा क्या था? राज्यों का गठन। मतलब अगर कोई फॉरेन टेरिटरीज है, उसका कोई क्षेत्र है जो अपने आप को विभक्त करना चाहता है और हमारे देश के साथ में मिलना चाहता है, एक क्षेत्र है कोई, राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, राज्य में शामिल कर लिया हमने आर्टिकल 2 के माध्यम से। पहला पावर जो है हमने पार्लियामेंट का बताया कि उसने क्या किया, फॉरेन टेरिटरीज से अपने को शामिल कर लिया अपने देश में, उस राज्य को। लेकिन एक ऐसा राज्य जो बेटा क्या है, वो उसको कोई नाम नहीं है, बस एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ की जनसंख्या है और वो ये मांग कर रही है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। क्या मांग कर रही है? हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं या फिर हम उसे लेना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? उसको ला करके उसका नामकरण वगैरह करना, उसकी चीजों को मेंटेन करना, ये भी हमारे पार्लियामेंट के ही हाथ में होता है। तो उसको क्या कहते हैं? राज्यों का गठन कहते हैं। अच्छा, हमने फॉरेन टेरिटरीज जान लिया आर्टिकल 2 के माध्यम से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। मैंने आर्टिकल 3 के बारे में भी आपको 5 पावर्स के पार्लियामेंट बताए थे। पार्लियामेंट की 5 पावर्स के बारे में आपकी मैम ने आपको बताया था बेटा। वो 5 पावर कौन सी थी? पहला तो था कि राज्यों का गठन। और वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो।
तो उसका क्या था कि जो राज्य का गठन होगा आर्टिकल 3 के माध्यम से, वो हमारे ही देश के कुछ राज्य होंगे। क्या होंगे? हमारे ही देश का कुछ राज्य होगा जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, और वो चाहती है कि वो एक अलग राज्य बनाना चाहती है, या फिर भाषा के माध्यम से एक अलग राज्य बनना चाहता है, या कोई भी ऐसा मुद्दा जो अपने आप को एक स्टेट के रूप में देखना चाहता है। तो हम क्या करेंगे? उसका गठन कर देंगे। हम नहीं, मतलब पार्लियामेंट क्या करेगी, जो हमारी गवर्नमेंट का विधायी अंग है वो क्या करेगी बच्चा? उसका गठन कर देगी। क्या कर देगी? गठन कर देगी। ये बात मैंने आपको बताई कि चाहे इससे तोड़ करके इसमें विलय कर देना, इससे तोड़ के इसमें विलय कर देना, या फिर दोनों चीजों को तोड़ मरोड़ के एक बड़ा सा एक राज्य खड़ा कर देना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी जनसंख्या के आधार पर, और उसके पास उसकी एक स्टेट गवर्नमेंट दे देना, ये हमारे पार्लियामेंट का काम होगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने कही थी, किसी क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्र को इंक्रीज कर देना। क्या कर देना? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देना। दूसरी में मैंने कहा था किसी राज्य के क्षेत्र को घटा देना। क्या कर देना? घटा देना। किसी राज्य के क्षेत्र को क्या करना? घटा देना। चौथी बात मैंने आपको बताई थी, बाउंड्रीज में बदलाव करना, सीमा में बदलाव करना। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था पांचवा, नाम बदलना। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, और अभी भी क्या है, बहुत टाइम से ऐसे सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल क्या कर रही है बच्चा, वो मांग कर रही है कि मेरे राज्य का नाम बदला जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो क्या है, इसकी पावर भी किसके पास होगी? हमारी पार्लियामेंट के पास में होगी। तो क्या होगा? राज्यों का नाम बदलने का भी काम हमारी गवर्नमेंट का विधायी अंग पार्लियामेंट ही करेगी। ठीक है। अब हमने ये बातें क्लियर कर दी। अब उसी बातों को लेकर के आर्टिकल 4 को समझाती हूँ मैं आपको आज। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? अंडर द फंक्शन लॉज ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3 कैन बी पास थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी एंड अ सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये बात ये कह रहा है कि हमारे पास पहली बात तो 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन लेकिन अब यहां से इसको समझने से पहले जब मैं आपको वो बात समझाऊंगी, तो उसको समझा, जैसे ही मैं समझा दूंगी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो कुछ मैंने आपसे बोला, मैंने आपको एक बात समझाई थी बिल के बारे में। मैंने बताया था कोई कानून बनाने के लिए कितनी चरणों से गुजरना पड़ता है। तो जब कोई कानून प्रस्ताव हमारे पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो वो किस फॉर्म में रखा जाता है? जब कोई कानून या फिर लॉ लाया जाता है तो उसे किस फॉर्म में रखा जाता है? विधेयक के फॉर्म में रखा जाता है। कौन से फॉर्म में? विधेयक के फॉर्म में। ठीक है। लेकिन जब वो कानून बन जाता है तो वो अधिनियम हो जाता है, यानी कि एक्ट हो जाता है एक तरीके का। क्या हो जाता है? एक तरीके का कानून हो जाता है। जब हम उसे लागू कर देते हैं अपनी पार्लियामेंट से, क्या कर देते हैं, अपने पार्लियामेंट के दोनों सदनों से उसे लागू करवा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है। ये बात यहाँ से समझने वाली बात बेटा, इसमें क्या आप ये कह रहे हो कि ये बात हम पहले भी जान चुके, इसमें ऐसा नया क्या है? इसमें बेटा नया ये है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 के माध्यम से ये तो सही है कि हम क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, बदलाव, यानी कि समय समय के साथ उसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन किया जा सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये उठ रहा है, आर्टिकल 2 व 3, आर्टिकल 2 को हटा दो। आर्टिकल 2 को हटाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब वो आर्टिकल 2 हमारे देश में सम्मिलित हो गया तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ गया। मैंने क्या बोला? जब वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आ गया, जब आर्टिकल 2 में उसको शामिल किया गया तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो अब हमारे देश का एक राज्य बन चुका है। अब उसको हम तोड़े, घटाएं, बढ़ाएं, उसमें सीमा में परिवर्तन करें या फिर क्या करें, नाम बदले, वो हमारी पार्लियामेंट का आउटलुक होगा। तो वो किसके अंदर चला गया? वो भी आर्टिकल 3 के ही अंदर चला गया। उसको कुचर दे, जो मन आए वो हम लोग करें, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंडर में हो गया। आर्टिकल 3 के अंतर्गत वो सारे काम हम लोग पार्लियामेंट से करवा सकते हैं, पार्लियामेंट मेरी कर सकती है। तो वही मैं कह रही हूँ, कुछ ऐसे कानून हो सकते हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला
कुछ ऐसे कानून जिसके तहत, कुछ ऐसे बिल जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बात मैम क्यों कह रही हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हर बार इस साल में इस नंबर का संशोधन किया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा जब राज्यों आर्टिकल 3 की बात आएगी। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस क्या है वही मैं आपको जा रही हूं अब समझाने। वो प्रोसेस बेटा होता है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी एक प्रोसेस होता है और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, अब देखो इसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उसके पहले जरा हमें ये बताओ कि यूनियन वर्ड का मतलब क्या है। यूनियन वर्ड का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। यूनियन वर्ड का मतलब क्या है और स्टेट का क्या मतलब है ये, और किस आर्टिकल के अंतर्गत। देखो एक बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, वो बात ये है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इस बात का क्या मतलब है, मैंने आपसे पूछी है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इस बात का मतलब क्या है। लिखो, देखो मैं लिख रही हूँ। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये बात का मतलब ये क्या है, यहाँ पर इस जो स्टेटमेंट का यूज क्यों हो रहा है। यूनियन का मतलब क्या है, संघ। ठीक, यूनियन का मतलब क्या है, संघ, और संघ क्या है, हमारा भारत है। क्या है, संघ क्या है, भारत है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब बेटा ये हो गया कि हमारा भारत है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसमें क्या नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यानी ये जो भारत है, क्या इसमें हम लोग कोई बदलाव कर सकते हैं, क्या इसका नाम ही बदल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश का नाम यही रहेगा और इससे जुड़े हुए राज्य वही रहेंगे। राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो हट जाए वहां से, उनको कोई अधिकार नहीं है, क्या नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश से अलग होकर के चले जाएं। हमने कल बताया था ना, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede, वही बात यहाँ पर हो रही है। इसीलिए यहाँ पर बोला स्टेट्स का मतलब राज हो गया, डिस्ट्रक्टिबल का क्या मतलब हुआ, तोड़ फोड़। मतलब हम क्या कर सकते हैं, राज्यों को ला करके क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन भारत वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राज्य बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है, राज्य बढ़ सकते हैं, इसमें क्षेत्रों में बढ़ाव हो सकता है, घटाव हो सकता है, नाम बदला जा सकता है, सीमाओं में बदलाव हो सकता है, लेकिन यूनियन वर्ड जो है यानी कि भारत वर्ड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये बात हमारी कही गई है आर्टिकल 1 के अंतर्गत, ये बात कही गई है आर्टिकल 1 के अंतर्गत, और ये बात है आर्टिकल, बताओ कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बात कही गई है, ये बात कही गई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत कही गई है। आर्टिकल 1 में बोला गया कुछ और, आर्टिकल 3 में बोला गया कुछ और। ठीक है, हमारे स्टेट्स में कोई हमारे भारत देश के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, हमारे राज्यों को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8। कितनी है यूनियन टेरिटरी, 8 है। अब ये बात समझ में आ गई। इतनी बात मैंने आपको क्यों समझाई, इतनी बात मैंने आपको इसलिए समझाई, कभी कभी बेटा क्या होता है, सीधे सीधे भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है और यूनियन वर्ड जो यूज हो रहा है उसकी मीनिंग क्या है, या फिर वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात आ रही है। अब देखो, मैंने बोला सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी,
हमारे कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें क्या नहीं करना पड़ता, बदलाव नहीं, मतलब उसको संशोधन नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता, उनमें कोई संशोधन नहीं करना पड़ता। हमारे मतलब संशोधन तो करना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला जाए या फिर उसके बारे में ऐसी कोई बात लिखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, सिंपल मेजोरिटी के साथ में बदलाव किया जा सकता है। अब देखो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। सिंपल मेजोरिटी बेटा होती है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी चिंता मत करो, ये सारी बात मैं आपको समझाऊंगी। मैंने क्या बोला, सिंपल मेजोरिटी में मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहाँ पर बात होगी स्पेशल मेजोरिटी की, तो यहाँ पर कहा गया है 23rd ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस more than 50% of total strength। ठीक है, वैसे ये बात समझाने वाली इसमें थी नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें, लेकिन मैं समझा इसलिए रही हूँ कि आगे चल के जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगी तब उसमें इन बातों का जिक्र होगा। तो अभी से समझ लोगे तो आगे समझते रहोगे। तो मैं इसको बार बार समझूंगी क्योंकि मुझे पता है शायद कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहती हूँ कि अभी से समझना शुरू करोगे तो आगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, कुछ वर्डों का यूज मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं आगे आप लोग को उन वर्डों के साथ में पढ़ाऊं तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बात हो रही है 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हमारे सदन में जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, भाई जो लोग प्रेजेंट हैं, अगर मान लेते हैं कि वहां पर प्रेजेंट कितने हैं, 80 लोग हैं और वो वोटिंग भी कर रहे हैं, 80 के 80 ने वोटिंग भी कर दी। अच्छा चलो मान लेते हैं 80 में से केवल 41 लोगों ने वोटिंग करी। मैंने कहा कि केवल 50% तब माना जाएगा जब जितने लोग प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं। जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50%, मतलब 80 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट किया 41 लोगों ने, तो क्या ये 50% से अबव है? क्या ये 50% से अबव है? तो आप बताओगे हाँ मैम है। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप 100 का एग्जाम्पल ले लो। 100 लोग अगर एक उसमें बैठे हुए हैं, मान लेते हैं हमारा एक कमरा है, क्या है, एक रूम है और वहां पर केवल 100 ही लोग आ सकते हैं। यहाँ पर मैं समझाने की बात कर रही हूँ, सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। अब मान लेते हैं हमारा रूम है और रूम में केवल वहां की स्ट्रेंथ 100 लोगों की है, या फिर इसी को समझते हैं 80 लोगों की है। तो 80 लोगों में से जितने लोग प्रेजेंट हैं वहां पर और उनमें से वोट किया है भाई 41 लोगों ने, या 41 लोगों ने क्या किया है, मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी का क्या मतलब, सहमति आई है। 41 लोगों की क्या आई है, सहमति आई है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी 41 लोगों की आ गई है। तो ऐसा नहीं हुआ क्या कि 50% से अबव हो गया? भाई अगर यहाँ 41 हुआ तो 39 तो बाहर हो गए ना, तो ये नहीं हो गया, ये हो गया ना मोर देन 50%। तो ये किस में आ गया, सिंपल मेजोरिटी में आ गया। क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी में ये बात हो गई कि नहीं हो गई? अब चलो आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल मेजोरिटी की। क्या बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छी या खास बात है ना, तभी तो बोला गया है इसको स्पेशल मेजोरिटी, तभी तो बोला गया है। अब देखो इसको कैसे समझाएंगे हम, समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मान लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 100। कितनी है टोटल स्ट्रेंथ, कितनी है, 100 है। ठीक है, एक कमरे की इतनी ही वो है, या फिर एक कमरे में इतने ही लोग बैठते हैं जिसमें जो है लोग आ सकते हैं केवल 100। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 100, लेकिन वहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं सिर्फ 80 लोग।
मैंने बोला देखो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% मोर देन, मैंने बोला कि 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये बात मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी हो। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? 100 है। और प्रेजेंट कितने लोग हो गए हैं? 40 लोग हो गए, जिनमें से कुछ कह रहे हैं कि हमें वोट ही नहीं देना, कुछ ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमें वोट नहीं करना, है ना? तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा हमें वोट नहीं करना, उसमें से हो गए 20 लोग, उसमें से हो गए 20 लोग। और ये फालतू का क्वेश्चन मुझसे कर मत देना कि मैम 15 लोग, क्या आधे आधे बांटोगे क्या? नहीं होगा ना। तो 20 लोग, तो क्या हो गया, उन लोगों ने कहा मुझे वोट ही नहीं करना। अब बचे कितने भाई? 60 लोग। अब उन 60 में से क्या हुआ, उन 60 लोगों ने जब ये बात कही या फिर उन लोगों ने वोटिंग करी, अब इस 60 का हमें निकालना है 2/3 ऑफ 60, 2/3 ऑफ 60। तो कितना आंसर आया? 40 आया। कितना आंसर आया? 40 आया। ठीक है, 2/3 का 60 कितना आया? 40 आया। तो क्या ये 50% से अबव है? क्या ये टोटल स्ट्रेंथ का 50% से अबव है? अच्छा चलो बताओ, बताती हूँ अभी मैं सारी बात आपको। क्या ये टोटल स्ट्रेंथ का 50% से जो है, जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% से अबव है, या सिर्फ 50% है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? क्या ये है? तो नहीं है ये। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी। इसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है। तो हमें अपने आर्टिकल 3 के अंतर्गत स्पेशल मेजोरिटी की तो जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिंपल मेजोरिटी की। किसकी? सिंपल मेजोरिटी की। किसी भी कानून को लाने के लिए राज्यों के लिए आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी कानून को हमें लाना है अपने राज्यों के लिए, तो वो सिंपल मेजोरिटी के तहत लाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब इसके आगे डिस्कशन अब ये करना है। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि under its functions of article 2 and 3 can be passed through a simple majority and a simple legislative process। सिंपल तरीके से, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से क्या हो सकता है? आर्टिकल 3 के लिए कोई भी कानून पास किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी कानून क्या हो सकता है? पास किया जा सकता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा। भाई अगर हमें सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए किसी कानून को लाना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, पहले क्या होगा? पार्लियामेंट में बिल आएगा, पार्लियामेंट में उस कानून का प्रस्ताव रखा जाएगा। क्या होगा? उस कानून का प्रस्ताव रखा जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो एक बात और पहले समझाते फिर वहां पे आते हैं। पार्लियामेंट के जब बिल लाया जाएगा तो उसको कौन से सदन में रखा जाएगा? पहला क्वेश्चन बताओ जरा, कौन से सदन में रखा जाएगा? दो सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो कौन से सदन में रखा जाएगा? सबसे पहले मतलब कोई से भी, मेरे कहने का मतलब ये है पार्लियामेंट में जब बिल आएगा, बिल को रखा जाएगा, उस प्रस्ताव को रखा जाएगा तो कौन से सदन में रखा जाएगा? क्या जरूरी है कि वो लोकसभा में रखा जाए या फिर ये जरूरी है कि वो राज्यसभा में रखा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी सदन में उसको रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी भी सदन में उसको रख सकते हैं। पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में हम लोग उसको रख सकते हैं। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने बोला बिल के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिल और एक्ट में। ठीक है, बिल और एक्ट में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो तो बेटा कुछ ही ऐसे बिल हैं, कुछ ही ऐसे कानून हैं जिनको जिनको जरूरत ही नहीं होती है। मतलब मैंने कुछ की बात करी है, सिर्फ कुछ। उसमें से आता है ये आर्टिकल 3। कौन सा आता है? आर्टिकल 3। मैंने बोला आर्टिकल 2 को अभी भूल जाओ, आर्टिकल 3 की बात करते हैं क्योंकि आर्टिकल 2 का सारा काम आर्टिकल 3 करेगा।
ठीक है, क्योंकि राज्य का विलय हो चुका है हमारे देश में, तो अब वो इसके अंतर्गत आ गया। तो आर्टिकल 3 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो किसी कानून को अगर हम ला रहे हैं, उसका प्रस्ताव रख रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में जाने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको पार्लियामेंट में पेश करने के लिए भी किसी और की अनुमति की जरूरत होती है। मैंने सारे कानून की बात यहाँ पर नहीं करी है, मैंने कुछ कानून की यहाँ पर बात करी है। तो वो कौन से कानून है, जैसे कि आर्टिकल 3 और भी आएंगे, उनके बारे में डिस्कशन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो किसकी अनुमति जरूरत होगी, किसकी किसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी? तो अपने प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ से लेके यहाँ पहुंचेगा। पहले हम कानून को लाए भाई, लाने के बाद क्या हुआ, सीधे पार्लियामेंट में जाके ऐसे नहीं रख देंगे, पहले जाएंगे अपने प्रेसिडेंट के पास में। एक्चुअली क्या होता है पता है, प्रेसिडेंट से पूछना ना पूछना बराबर ही होता है, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या करना है, फॉर्मेलिटी तो करनी है भाई, प्रेसिडेंट के पास तो जाना ही जाना है वो चीज। अब वो गई, तो इसको बोला प्रायर, मतलब पूर्व अनुमति, विद द प्रायर परमिशन। क्या बोलते हैं इसको? विद द प्रायर परमिशन। विद द प्रायर परमिशन क्या बोलते हैं? क्या बोला मैंने? विद द प्रायर परमिशन, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो क्या होगा, बिल पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेगा, तब वो यहां से जा करके, फिर देखो अभी खत्म नहीं हुआ है मामला, अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर वो यहां से उठा, यहां से उठ के उसने क्या कहा, जो इफेक्टिव स्टेट है, जिनके बारे में चीजें करी जा रही हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत, जिनके बारे में चीजें करी जा रही हैं, चाहे वो सीमा में बदलाव हो, चाहे वो क्षेत्र को बढ़ाना हो, घटाना हो, या राज्यों का गठन करना हो, या फिर क्या था, नाम बदलना हो, तो वो उसके लिए जो इफेक्टिव स्टेट्स होंगे उनसे भी सलाह लेगा हमारा प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट क्या करेंगे, सलाह लेंगे। क्या लेंगे? सलाह लेंगे, मतलब सजेशन लेंगे। लेकिन वो एक तरीके की केवल क्या होगी, एक तरीके से ये कहा जा सकता है बेटा, वो एडवाइजरी होगी। क्या होगी? एडवाइजरी, सलाहकारी होगी, कि इफेक्टिव स्टेट से प्रेसिडेंट ने क्या किया, जाकर के वहां से उनसे सलाह ली, और सलाह लेने के बाद वो इस बात के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है, बाउंडेड नहीं है, कि उन्हें अपने स्टेट से दी हुई सलाह को मानना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने द्वारा मांगी हुई सलाह से, स्टेट द्वारा दी हुई सलाह को वो माने ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी सी बात है कि हमारे परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट से, फिर वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, राज्य से जाके चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे, और सलाह लेने के बाद में, उनके बाद नहीं है, मान भी सकते नहीं भी माने, वो उनका अपना आउटलुक है हमारे प्रेसिडेंट का। फिर वो क्या होगा, हमारे पार्लियामेंट में जाएगा। फिर पार्लियामेंट में जब वो बिल पहुंचेगा, तो उसमें क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होगी, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होगी, राज्यसभा से अलग होगी, और सॉरी, लोकसभा से अलग होगी, राज्यसभा से अलग होगी। बिल को किसी भी सदन में पेश किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तब पड़ेगा जब जितने लोग वहां पे प्रेजेंट है और वो 50% से अबव वोटिंग करें, मोर देन 50% वोटिंग होनी चाहिए, तभी वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में यहाँ पहुंचेगा। जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, या फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में पहुंचेगा, और जब वो यहाँ दोनों सदनों से पास हो जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्या होगा, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी के साथ में 50%, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट भी हमारी अनुमति दे देंगे, फिर क्या होगा, वो कानून बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा।
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा और फिर लागू हो जाएगा। समझ आई बात? संशोधन की आवश्यकता नहीं है आर्टिकल 2 और 3 में। आर्टिकल 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 व 3 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ में भी कानून को लाया जा सकता है क्योंकि वो हमारे राज्यों से संबंधित है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलो भाई, अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो अब यहाँ से खत्म हुआ ये वाली बात। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। अब जरा हमको ये बताओ कि हमारे स्टेट्स कितने हैं? हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य नहीं है? हमारे स्टेट कितने हैं? 28 हैं। 28 क्या हो गए? स्टेट हो गए। यूनियन टेरिटरी क्या हो गई? देखो मैं आपको समझा क्यों रही हूँ अभी बताती हूँ। यूनियन टेरिटरी कितनी है बेटा? यूटी कितनी है? 8 है। कितनी है? यूटी 8 है। मैंने इस बात को क्यों शामिल किया? मैंने इस बात को इसलिए शामिल किया क्योंकि अभी अगर आपको पता हो दादर नागर हवेली और कौन सी थी, दमन दीव, इसको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया। और वो किसके माध्यम से हुआ है? आर्टिकल 3 के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से हो गया है? आर्टिकल 3 के माध्यम से हो गया है ना? तो कौन सी दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है आपस में? तो दादर नागर हवेली और प्लस दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है इसी आर्टिकल 3 के माध्यम से, सिंपल मेजोरिटी के साथ में। लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी के साथ में लोकसभा राज्यसभा से द्वारा पास हुए प्रेसिडेंट की अनुमति से क्या हो गया है? इसको मर्ज कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके आगे ये पढ़ना है कि कैसे हुआ ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कुछ इतिहास रहा होगा, तभी तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो चलो अब उस इतिहास को जानते हैं। वो इतिहास क्या था जिसकी वजह से ये सारी चीजें करी जा रही हो, ये सारी चीजें होना शुरू हुई? यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी चीज को तो हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर चुके हैं भाई। जब हमारा देश बना था तो पहले से सारी चीजें थोड़ी ना थी, वो तो अब हुई हैं। अब जाकर के देखो, अब यहाँ समझने वाली बात है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने वाला था? लागू होने वाला था। क्या होने वाला था बेटा? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले की कुछ घटनाएं क्या होता था, देखो अब कैसे ये सारी चीजें होना शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले क्या होता था? बिफोर, हमारी स्वतंत्रता के पहले, बिफोर 1947 ब्रिटिश इंडिया क्या था? जो हमारा इंडिया था, जो ब्रिटिश इंडिया था, वो दो भागों में बटा हुआ था। हमारा जो इंडिया था 1947 में, मतलब स्वतंत्रता के पहले, वो दो भागों में बटा हुआ था। जब हम ये पढ़ेंगे ना तभी हम आगे अपने फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में जान पाएंगे। तो पहले ये जाने कि ये सब कैसे होना शुरू हुआ। बिफोर 1947, बिफोर 1947 जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो क्या था? दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? दो भागों में, टू पार्ट्स में। पहला पार्ट था प्रोविंसेस। दो भाग कौन से थे? पहला था उसमें से प्रोविंसेस, ठीक है। दूसरा था हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। जो आज हमारे राज्य हैं तब ये बोले जाते थे प्रोविंस, प्रांत बोले जाते थे तब इनमें क्या विभाजन किया गया था? प्रांत और प्रिंसली, प्रोविंस स्टेट और प्रिंसली स्टेट्स, दो भागों में बटा हुआ था जिसको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रियासती। कौन से? रियासती। क्या बोलते हैं उनको? जहां पर राजा महाराजाओं का प्रशासन होता था, जहां पे राजा महाराजा होते थे, वो वाले स्टेट, इसको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट।
यानी कि 1947 ब्रिटिश इंडिया का जब चीजें हो रही थी, बिफोर 1947 हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे, उसके पहले क्या था, हमारा ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा था। पहला था प्रोविंस, दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस का मतलब ये है बेटा जहां पर जो है जो प्रांत, प्रांत मतलब जो आज हमारे देश के राज्य हैं, और वहां पर तब क्या होता था, प्रोविंस थे, प्रांत कहलाए जाते थे। और कुछ प्रिंसली स्टेट थे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रियासतें, रियासतें बोलते हैं। कुछ ऐसे स्टेट जहां पर राजा महाराजाओं का था। प्रांत में क्या होता था, हमारे प्रांतों में क्या होता था, तब गवर्नर जनरल का कंट्रोल होता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बिफोर 1947 की पहली बात ये हुई कि हमारा देश जो था, ब्रिटिश इंडिया जो था, जिसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते थे, वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला प्रोविंस, दूसरा था प्रिंसली। प्रोविंस स्टेट, दूसरा था प्रिंसली। प्रोविंस स्टेट जो आज के राज्य कहलाए जाते, तब वो प्रांत कहलाए जाते थे, और प्रिंसली मतलब रियासतें। पहली बात समझ में आई। अब आगे डिस्कस करते हैं आफ्टर 1947। जब 1940 आफ्टर 1947 की बात करते हैं, तब भी हमारा ब्रिटिश इंडिया क्या था, दो भागों में बटा हुआ था। क्या था, आफ्टर 1947 में क्या था, हमारे ब्रिटिश इंडिया को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। हमारे 1947 में क्या किया गया, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, तब क्या हुआ, हमारे ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांटा गया। पहला था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। पहला था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। इतनी बात समझ में आई। क्या था, आफ्टर 1947 को ब्रिटिश इंडिया को क्या कर दिया गया, 1947 स्वतंत्रता के बाद दो भागों में फिर बांटा गया, और उससे बोला गया इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, when we implement our constitution, जब क्या कर रहे थे हम लोग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जब लागू कर रहे थे 1950 में, तब हमने क्या किया, इसी इंडिया को क्या किया, चार भागों में बांट दिया। आप समझते हैं वो चार भाग कौन से थे, और ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, क्या हुआ था, when we implement our constitution, इंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, लागू। when we implement our constitution, तब हमने इंडिया को क्या किया, जब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तब हमने क्या किया था, इंडिया को चार भागों में बांटा, फोर पार्ट्स में। when we implement our constitution, then we will divide, then India were divided in four parts. When we implement our constitution, India were divided in four parts. और वो फोर पार्ट्स बेटा कौन से थे, वो था पहला ए, बी, सी और डी। वो चार पार्ट कौन से थे, पहला था ए, बी, सी और डी। जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर रहे थे, तब क्या था, चार पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था, और उन पार्ट्स में ए, बी, सी, डी थे। और ए, बी, सी, डी में कौन कौन से स्टेट्स थे, किस किस के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला ए, देखो ए में हम लोगों ने रखा प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस को रखा, मतलब कि प्रांत को रखा। क्या रखा, प्रांत को रखा। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि मैं ये बता क्यों रही हूं, ठीक है, 2 मिनट रुकना जरा। प्रांत को रखा। बी में हम लोगों ने रखा प्रिंसली स्टेट्स को। क्या किया, प्रिंसली यानी कि रियासती, रियासती। उसके बाद में हम लोगों ने सी, सी क्या था, वो जहां पे चीफ कमिश्नर का एरिया कहलाता था, इंडियन टेरिटरी का वो एरिया जो चीफ कमिश्नर के एरिया में आता था। ठीक है, चीफ कमिश्नर।
उसके बाद डी हम लोग बात करते हैं। डी में हम लोगों ने लिखा डी था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इन 4 भागों में कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने पर हमने विभक्त कर दिया अपने इंडिया को, विभक्त कर दिया इंडिया को। एक्चुअली ऐसा हम लोगों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब क्या हुआ था, हमारे देश में कोई भी राज्य नहीं था, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं थी। तो आगामी परिस्थिति के लिए उनके साथ क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को 4 भागों में विभक्त किया गया और कहा गया जरूरत जब जब होगी तब हम लोग ऐसे ही कार्य करेंगे। वो बात अलग है कि आज प्रांत बन गया है हमारा राज्य, रियासती खत्म हो चुकी है, अब है नहीं। रही बात चीफ कमिश्नर एरिया की, तो आज वो बन चुका है यूनियन टेरिटरी यानी संघ क्षेत्र, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी राज्य करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी राज करती है। और ये रही अंडमान और निकोबार की बात, तो वो आज भी वैसा ही है। ठीक है, इसकी बात तो जाने ही दो। इन 3 के बारे में हम लोग डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश का, हमारे राज्य, देश में राज्यों का फॉर्मेशन नहीं था। क्या नहीं था, हमारे देश में राज्यों का फॉर्मेशन नहीं था। इसी बात को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या हो गया, इन 4 भागों में हमने अपने इंडिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है,